नमस्कार दोस्तों, एक बार और आपका स्वागत है बाउंस बैक कहानियाँ के एक इंस्पायरिंग एपिसोड में। मैं हूं आपका होस्ट नील मेवाड़ा, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ कूल माइंड टेक्नोलैब। बाउंस बैक कहानियाँ एक ऐसा शो है जहां पे हम उन लोगों की कहानियाँ सुनते हैं जिन्होंने अपने ज़िंदगी के चैलेंजेस का सामना करके अपनी जर्नीज़ को एक नए रंग में लिखा है। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा बिकॉज इस वीडियोस में से कुछ ऐसी इंसाइट्स आपको 100% मिलेगी जो आपके बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे या तो फिर ग्रो करने में हेल्प करेंगी। अगर आपको कुछ इंसाइट्स मिलती है इस वीडियो में से, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने कुछ और बिजनेस फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू। As a founder of IT company, when I am pass out from 12th, मुझे नहीं पता था कंप्यूटर साइंस जैसी कोई चीज़ होती है. I am not aware with that because my background condition is not enough good in terms of money. Like मुझे कॉलेज भी मैंने लोन लेके किए. Like एक चीज़ मैंने लाइफ में सीखी है, सेल्फ रिग्रेट मत करो. अगर आपके पास कोई चीज़ नहीं है तो ठीक है, राइट नाउ मेरे पास नहीं है, बट आई विल एबल टू डू दिस माई सेल्फ. आई एम हाईली मोटिवेटेड फ्रॉम द सरदार वल्लभ भाई पटेल बिकॉज वो भी ऐसे बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे जहाँ से मेरे जैसे कि उनकी ऐसा नहीं था कि उनकी फैमिली वेल्थ बहुत अच्छी थी, बट स्टिल ही इज अ पॉपुलर पर्सन थ्रू आउट द इंडिया. उनको लौह पुरुष कहा जाता है. तो सिंपल लिविंग इन हायर थिंकिंग, आई एम हाईली मोटिवेटेड फ्रॉम दैट एंड उसी वजह से मैं ऑलमोस्ट 18 घंटे पढ़ाई करता था. सो आपको क्या लग रहा है कि आउटसोर्सिंग जो है वो किस टाइम पे अच्छे से वर्क करेगी और किस टाइम पे अच्छे से वर्क नहीं करेगी, और उस टाइम पे हमें इन हाउस में ही किसी को हायर करना चाहिए, वो चाहे किसी भी इंडस्ट्री के लिए? उस टाइम पे टोटली डिपेंडेंसी है कि आप मुझे क्या दोगे. एंड क्योंकि मैं आपके साथ आउटसोर्स कर रहा हूँ, मैं आपको सीधा क्लाइंट से कनेक्ट नहीं करवाऊंगा. क्लाइंट जो मुझे बोलेगा मैं आपको बोलूँगा, आप जो मुझे करोगे मैं क्लाइंट के पास जाऊँगा. तो ऐसा केस में कभी आउटसोर्सिंग नहीं करना चाहिए, मना कर दो. कोई ऐसा सिस्टम आपने इंटीग्रेट किया है, कोई प्रोसेस आप फॉलो करते हो जो शायद किसी को काम आ जाए? यस, फॉर ईच एंड ऑल ऑपरेशंस. ओके. अगर बंदे को हायर भी करना है तो उनके भी चेकलिस्ट है कि कैसे होगा. अगर मैं इफ आई एम नॉट अवेलेबल राइट नाउ, मैं आपको चेकलिस्ट दे दूंगा. यू कैन इजीली एबल टू फॉलो दैट प्रोसेस. व्हाट काइंड ऑफ माइंडसेट्स और हैबिट्स जो आपको लग रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही थी आपके फेलर्स को अपॉर्चुनिटीज़ में कन्वर्ट करने के लिए? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर शो बाउंस बैक कहानियाँ. आज हमारे साथ गेस्ट है मिस्टर दक्षेश इटालिया, को फाउंडर एंड सीटीओ ऑफ टीएसटी टेक्नोलॉजी. टीएसटी टेक्नोलॉजी एक प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बेस्ड कंपनी है जिनकी ऑफिसेज अहमदाबाद एंड सूरत में है, एंड दे आर ऑल्सो एक्सपांडिंग देयर सर्विसेज टू द दुबई इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स. प्रीवियसली हमने इनके को फाउंडर मिस्टर पार्थ मकवाना के साथ भी पॉडकास्ट शो किया हुआ है जिसमें बहुत ही ज़बरदस्त व्यूज़ भी हमें मिले हुए हैं. टीएसटी टेक्नोलॉजी की प्रोडक्ट्स ने आज तक 2.5 मिलियन से भी ज़्यादा यूज़र्स को रीच आउट किया हुआ है. आई होप दिस podcast is going to give you some amazing insights from this show. So end तक हमें देखिएगा and share, like and subscribe our channel. So first of all, let's welcome to our guest Mr. Dakshesh Italia on this show. Mr. Dakshesh, thank you for joining us. Thank you very much. Yes, Neil bhai, first of all thank you to invite me in this wonderful podcast. Amazing, thank you. सो पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं. लेट्स स्टार्ट. सो मिस्टर दक्षेश, आपने हेल्थ केयर इंडस्ट्री में काम किया हुआ है, आपने ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के साथ काम किया हुआ है, एंड फिनटेक में भी आपने काम किया हुआ है. बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में आपने काम किया हुआ है. वो सारी इंडस्ट्रीज़ में आपने क्या क्या टाइप के काम किए हैं उसके ऊपर भी हम आएंगे. पहले हम लोग जानना चाहेंगे कि आपकी जर्नी की शुरुआत एज अ को फाउंडर विथ पार्थ एंड अनदर पार्टनर किस तरीके से हुई, एंड आप लोग किस तरीके से मिले और किस तरीके से आपने टीएसटी टेक्नोलॉजी की शुरुआत की.
ये स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है बिकॉज एज अ फाउंडर ऑफ आईटी कंपनी व्हेन आई एम पास आउट फ्रॉम 12th मुझे नहीं पता था कंप्यूटर साइंस जैसी कोई चीज़ होती है. आई एम नॉट अवेयर विद दैट बिकॉज माई बैकग्राउंड कंडीशन इज़ नॉट इनफ गुड इन टर्म्स ऑफ मनी. लाइक मुझे कॉलेज भी मैंने लोन लेके किए. ओह. मेरा जो एक्सपेंसेस होते हैं वो स्कॉलरशिप से निकलते थे. एंड दिस इज ऑल्सो वन गुड अपॉर्चुनिटी. लाइक एक चीज़ मैंने लाइफ में सीखी है, सेल्फ रिग्रेट मत करो. अगर आपके पास कोई चीज़ नहीं है तो ठीक है, राइट नाउ मेरे पास नहीं है बट आई विल एबल टू डू दिस माई सेल्फ. आई विल शेयर वन वंडरफुल स्टोरी ऑफ माई 4th ग्रेड. जब मैंने फर्स्ट टाइम वो रिमोट कंट्रोल कार्स आती है वो देखी थी. एंड आई नो माई फाइनेंशियल बैकग्राउंड इज़ नॉट इनफ गुड कि मेरे पापा मुझे वो कार ला के देंगे. बट अनफॉर्चुनेटली उस टाइम पे मैंने ये सोचा था मैं अपनी खुद की बनाऊँ. ओह. एंड दिस बिकम ट्रू इन 5th और लाइक सेकंड 5th हाफ ईयर. वो मैंने अपने खुद की एक रिमोट कंट्रोल कार बनाई थी जो मैं खुद चलाता था. ओह वाओ. और वो बेसिकली एक कार थी जो मैंने गार्बेज में देखी, उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग की. मैंने उस टाइम पे रिवर्स इंजीनियरिंग की जब मुझे रिवर्स इंजीनियरिंग का मतलब भी नहीं पता था. एंड मैंने अपनी खुद की रिमोट कंट्रोल कार बनाई थी 5th स्टैंडर्ड में. सो टेक ओरिएंटेड माइंडसेट पहले से ही रहा था कि करना है तो टेक में ही करना है. फिर धीरे धीरे ग्रेजुएशन ख़त्म हुई, स्कूलिंग ख़त्म हुई, फिर कॉलेज चूज़ करने की बारी आई. ग्रेड अच्छे थे, आई एम वेरी गुड इन सिंसियरिटी एंड एजुकेशन, क्योंकि उसके अलावा कुछ था ही नहीं. आई एम हाईली मोटिवेटेड फ्रॉम द सरदार वल्लभ भाई पटेल बिकॉज वो भी ऐसे बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे जहाँ से मेरे जैसे कि उनकी ऐसा नहीं था कि उनकी फैमिली वेल्थ बहुत अच्छी थी बट स्टिल ही इज़ अ पॉपुलर पर्सन थ्रू आउट द इंडिया. उनको लौह पुरुष कहा जाता है. तो जो मेरे करियर में सबसे बेस्ट रोल रहा है वो हमारे प्राइमरी टीचर्स का था. वो स्टोरियाँ सुनाते थे, लेक्चर तो लेते थे, उसके पीछे स्टोरी. आई एम मच इंटरेस्टेड इन दिस स्टोरी. तो वहाँ से मुझे पता चला कि डजेंट मैटर, आपकी सक्सेस जो है आपके पैसों से मैटर नहीं करती है, आपने कहाँ जन्म लिया उससे मैटर नहीं करती है, बट आप कहाँ डेस्टिनी करोगे, आप कहाँ तक पहुँचोगे वो आपके हाथ में है. तो सिंपल लिविंग इन हायर थिंकिंग, आई एम हाईली मोटिवेटेड फ्रॉम दैट. एंड उसी वजह से मैं ऑलमोस्ट 18 घंटे पढ़ाई करता था 11th-12th के अंदर. सुबह 3 बजे से मेरा शेड्यूल स्टार्ट हो जाता था एंड थ्रू आउट द 10 बजे तक वो कंटिन्यूस चलता रहता था. क्योंकि और कुछ अपॉर्चुनिटी थी, ये चीज़ पता चल गई थी कि एजुकेशन इज़ पावर. अगर ये मेरी जो रूम थी जब मैं बोर्न हुआ था वो आपके ये जो ऑफिस है बस उतनी ही थी. उसके अंदर आप बेडरूम गिन लो, लिविंग रूम गिन लो, किचन गिन लो, बस इतना ही साइज था. मुझे पता था मुझे यहाँ से निकलना है. आई डोंट नो वाई बट कॉन्फिडेंस था कि मैं निकलूंगा यहाँ से. एंड अपॉर्चुनिटी भी मैंने अपने लाइफ में मिरेकल भी देखे, बहुत सारे मिरेकल देखे कि जहाँ पे सिर्फ आपकी एक बिलीव अच्छी हो कि मुझे ये करना है, आपका जो निश्चय है वो दृढ़ है, तो लोग आपके साथ हेल्प करने आ जाते हैं. मैंने उस स्कूल से स्कूलिंग की है 11th-12th साइंस की, जहाँ पे लोग 1.5 लाख फीस भरते हैं. मेरी सिर्फ 28,000 फी थी. कैसे हुआ भी ये? दिस इज अगेन अ मिरेकल स्टोरी. जब मेरा पहला दिन था स्कूल में, हमारे वहाँ पे ऐसा सीन होता है कि स्कूल आप पार्ट टाइम स्कूल करते हो, मतलब 5 घंटे की स्कूल होती है, उसके बाद ट्यूशन्स होते हैं. ओके. स्कूल बहुत सस्ती रहती है, 12-15 हज़ार की फीस रहती है. ट्यूशन्स बहुत महंगे होते हैं, 1-1.5 लाख रुपए फीस लेता है. तो फर्स्ट डे ऑफ स्कूल एक ऐसे फैकल्टी क्लासेस से एडवर्टाइजमेंट करते हैं जनरली, तो करने के लिए एक प्रोफेसर आए. उनका पूरा एडवर्टाइजमेंट वाला कार्यक्रम खत्म हुआ. उसके बाद अचानक, आई डोंट नो, दिस इज अ मिरेकल, रियल मिरेकल इंसिडेंस आई विल शेयर, कि उन्होंने मुझे देखा, मुझे साइड में बुलाया, मेरा नाम पूछा तुम्हारे कितने ग्रेड थे 10th में. मैंने बताया कि 99.70 PR मेरा था. उन्होंने पूछा कि कोई ट्यूशन ज्वाइन किया. मैंने कहा नहीं, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ, माई फाइनेंशियल कंडीशन इज़ नॉट गुड. उन्होंने बताया कि कोई नहीं, चल आज आ जाना, 1 भी रुपया मैं तुम्हारा नहीं लूँगा, आपको सिर्फ उतना ही पेमेंट करना है, जहाँ पे आप बुक्स किताबें वगैरह खरीदोगे बस उतना ही पेमेंट करना है, बाकी आपकी 1 रुपीज़ फी नहीं लूँगा. दिस इज़ द फर्स्ट मिरेकल आई फाउंड इन माई लाइफ, कि जहाँ पे लोग 1.5 लाख रुपीज़ पे कर रहे हैं ट्यूशन के लिए. हाँ, मैंने वो क्लासेस पे भी गया नहीं था, वो हमारे स्कूल पे आए, मिरेकली मुझसे मिले. मैं ना पहले उससे मिला था, उसके बाद भी कभी नहीं मिला उनसे. ओके. सो दिस काइंड ऑफ मिरेकल विल हैपन जब आप एक लेवल से ज़्यादा हार्डवर्क डाल देते हो. तो इस तरह से मेरी 11th-12th साइंस ख़त्म हो गई. उसके बाद हम कॉलेज चूज़ करने की हुई, तो
विश्वकर्मा गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज। जैसे मैंने बताया कि मुझे नहीं पता था कंप्यूटर साइंस में एजुकेशन होती है और उसे वो भी एक फील्ड होती है। वो मुझे तब पता चला जब मेरे हाथ में एक लिस्ट आई जहाँ पे लिस्ट ऑफ कॉलेजेस थे और उसमें कौन सी डिग्री होती है। तब पता चला, उसमें मैंने फाइंड आउट किया कि भाई कंप्यूटर साइंस इज वेल गुड। वो भी इसलिए चूज किया बिकॉज आई लव प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड माई एक्सपर्टीज इज ऑल्सो इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। सो मुझे ये आइडेंटिफाई हुआ कि अगर कुछ सोल्व करना है तो राइट नाउ सॉफ्टवेयर इज अ गुड इंडस्ट्री की जहाँ पे आप लोगों के डे टू डे एक्शंस बहुत इजीली सोल्व करते हो, कर सकते हो बाय मेकिंग वेबसाइट एंड मोबाइल एप्लीकेशन। यस। सो वो इंडस्ट्री चूज कर ली, विश्वकर्मा में एंट्री हुई। अगेंस्ट वो सारी चीज़ें थी कि फाइनेंस कंडीशन बहुत अच्छी नहीं थी। पापा ने मना कर दिया था कि आप पढ़ाई करो, बट आई कैन नॉट एफर्ड। मैंने भी कह दिया कोई नहीं, हो जाएगा, अब तक हो गया, आगे भी हो जाएगा। एंड अनफॉर्चुनेटली हमारा जो एक फैमिली यूनियन होता है वहाँ पे वो लोग लोन पास करते हैं विथआउट एनी इंटरेस्ट कि अगर बच्चे टैलेंटेड है, बाहर पढ़ना चाहता है तो वो लोन प्रोवाइड करते हैं। वहाँ से लोन ले ली। गवर्नमेंट इज ऑल्सो सपोर्टिंग, उन्होंने स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर दी। तो वैसे इंजीनियरिंग के स्कूल चले गए। एंड जैसे आपका क्वेश्चन था कि पार्थ और टीएसटी की फाउंडेशन कहाँ से हुई, तो यही कॉलेज के दिनों से हुई थी। ओके। तो पार्थ, हिरेन एंड मी, वी थ्री ऑफ आर कॉलेज बैचमेंट एंड हम एक ही बेंच पे बैठने वाले तीनों लोग थे। ओके। ये चीज अलग थी कि इन दोनों को ये दोनों क्लास में कम आया करते थे मैं थोड़ा ज्यादा, क्योंकि आई एम कमिंग फ्रॉम लाइक स्टडी पीपल, तो मैं थोड़ा कॉलेज ज्यादा अटेंड करता था। तो यस, पहली मुलाकात हमारी कॉलेज में हुई। फिर हमने बहुत सारी इवेंट साथ में ऑर्गेनाइज की, बहुत सारा वर्क साथ में किया। इवन उसके बाद जब थर्ड ईयर ऑफ इंजीनियरिंग, कोरोना, दिस इज द बिगेस्ट रिवॉल्यूशन पॉइंट। लोगों ने बहुत सारी चीजें गवाई है कोरोना में। हमारी कंपनी बिल्ड हुई है कोरोना में। ओह वाओ। अगर मैं ऐसा भी कह सकता हूँ, अगर कोरोना नहीं आया होता तो टीएसटी इज नॉट फॉर्म, वो शायद फॉर्म हुई ही नहीं होगी। तो कोरोना के पास हमारे बहुत टाइम था। एंड हम ऐसे लोग में से बिलोंग करते हैं जिनको खाली बैठना पसंद नहीं, कुछ ना कुछ करते रहेंगे जो वैल्यू एडेड है। बचपन से ऐसा ही कुछ था कि कुछ तो ऐसा होना चाहिए जो लोगों को हेल्प करे, एंड वो हमारा बनाया हो एक एम्बिशन था। ऐसा नहीं था कि हम आगे जाके कंपनी फॉर्म करेंगे, ऐसे चलाएंगे, ऐसा कोई डिज़ायर या तो ऐसा कह सकते हैं कि कोई गोल नहीं था और हम यहाँ पे पहुँचे। ऐसा गोल था कि कुछ वैल्यू क्रिएट करनी है इन सोसाइटीज़। तो मैंने अपनी पहली जो एप्लीकेशन बनाई थी थ्रू आउट द कॉलेज, ये कंपनी फॉर्म होने से पहले की बात है, मुझे कोडिंग नहीं पता थी। मैंने सर्च किया कि एप्लीकेशन कैसे बनती है। तब एक ड्रैग एंड ड्रॉप वाला टूल आता है, MIT करके एक टूल है, वहाँ से मैंने सीखा। यूट्यूब के अंदर वो बंदा जो भी कर रहा था मैं कॉपी कर रहा था एज इट इज़। मैंने एप्लीकेशन एक बनाई, डिप्लॉय की। फिर मुझे एक, मेरे लिए वो मिरेकल ही था कि भाई आप ऐसे करके भी एक चीज़ें बना सकते हो, क्योंकि मेरा जो अल्टीमेट एम था वो था कि हमें प्रॉब्लम सोल्व करनी है, सोसाइटी को कुछ वैल्यू देनी है, डेली जो हैक्टिक्स होते हैं उसको कम करना है। कैसे करना है, तो यहाँ से मुझे पता चला कि वाओ, दिस इज़ अ ग्रेट चॉइस। सॉफ्टवेयर इज़ अ बिगेस्ट थिंग जहाँ से आप लोगों को सबसे ज़्यादा हेल्प कर सकते हो, एंड ईजी एफोर्ट के अंदर। आपको अगर मैन्युफैक्चरिंग करनी हो तो आपको प्लांट्स लगाने पड़ेंगे, लॉट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, बहुत सारी चीज़ें, करोड़ों का इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। फिर भी इम्पैक्ट आते आते बहुत टाइम लग जाएगा। बट सॉफ्टवेयर, आपने एक लैपटॉप ले लिया, देन आपने स्टार्ट कर दिया कोडिंग एंड रोल आउट, तो ईजी भी था। तो मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट की, बिकॉज एज अगेन मेरी बैकग्राउंड कंडीशन जो थोड़ी वीक रही थी, मैं सिर्फ 2 टाइम ही खाता था, क्योंकि एक टाइम के खाने के पैसे सेव करके रखता था, बिकॉज मेरे पास सेकंड ईयर तक लैपटॉप नहीं था। ये भी इंसिडेंस एक कह सकते हो कि मैंने रोबोकॉइन ज्वाइन किया था। रोबोकॉइन इज एशिया पैसिफिक लेवल गेम होती है, जहाँ पे रोबोट वॉर एंड टास्क होते हैं। उसका कोड मैंने अपने टैबलेट से किया था, एंड ही इज़ अ फास्टर देन ऑफ माई सीनियर। तो डिवाइस मैटर नहीं करता है, आपके पास कौन सी अपॉर्चुनिटी, वो मैटर नहीं करता है। मैटर वो करता है कि आप क्या चाहते हो और कितने आपका वाई कितना क्लियर है। सो ऑलवेज क्लियर आउट विथ वाई। तो वहाँ से निकले, फिर वहाँ से मैंने पैसे बचा के एक लैपटॉप लिया, एंड उसके बाद स्टार्ट हुई जर्नी डेवलपमेंट की। पार्थ जो था वो, उसको सेल्स, मार्केटिंग एंड फाइनेंस पसंद है। मी पर्सनली, मुझे टेक बहुत पसंद, टेक्नोलॉजी, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्विंग करने के लिए टेक से ही मेरे लेवल पे पॉसिबल था, वो मुझे टेक दिख रहा था। तो
मैंने इन डेप्थ टेक रिसर्च की। लोग छुट्टियों में घर चले जाते थे, मैं फैकल्टी के पास जाता था, बोलता था मुझे कुछ ऐसा दो जिसे मैं इम्प्लीमेंट कर सकूं। तो फैकल्टी ने भी बहुत सारी चीज़ें सपोर्ट की, नए नए ऐसे एडवांस चीज़ें सिखाई जो जनरली स्टूडेंट को नहीं सीखने को मिलती थ्रू आउट द कॉलेज। तो फिर वहाँ से मैं टेक के अंदर वर्क करना स्टार्ट किया। पार्थ इज ऑल्सो वर्किंग विथ सम इंटर्नशिप, जहाँ से वो डिजिटल मार्केटिंग हो गया, सोशल मीडिया मार्केटिंग हो गया, उसके अंदर वर्क कर रहा था। तो कोरोना में जब हम अलग अलग काम कर रहे थे, वन डे वी डिसाइड लेट स्टार्ट टुगेदर। लाइक छोटे छोटे अपने लेवल पे, लाइक मेरे पास जो क्लाइंट थे वो ऑस्ट्रेलिया के क्लाइंट थे, पार्थ के पास भी सिंगापुर दुबई के क्लाइंट थे, बट वो एक लेवल से हम बाहर नहीं जा पा रहे थे। ओके। एक बाउंड्रीज आ जाती है, आपकी एक कैपेबिलिटी होती है, उसको आप ब्रेक करके आगे जाने बहुत टफ पड़ जाएगा। तो फिर वी डिसाइड लेट्स चूज। और मैंने पार्थ को इसलिए भी चूज किया बिकॉज उसकी स्किल जो ऐसी थी, वो पहले तो अपने आप में वंडरफुल था। उसका जो पैशन था कि भाई मुझे मार्केटिंग करनी है, लोगों से बात करनी, ही इज एक्सपर्ट इन दैट। एंड दूसरा कि वो मेरी स्किल को कॉम्प्लीमेंट कर रहा था। ऐसा नहीं था कि हम दोनों सेम थे, सेम फील्ड के थे। राइट। तो एक बिजनेस एस्टैब्लिश करने के लिए हर ऑलवेज आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका जो फाउंडर है, आपका को फाउंडर है, वो आपको कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए। बिकॉज बिजनेस इज अ ग्रुप ऑफ थिंग्स। अगर आपको फ्रीलांसिंग वर्क करना है, आप एक चीज करके अपनी लाइफ निकाल लोगे। बिजनेस करना है, वहाँ पे अलग पर्सपेक्टिव चाहिए, हर डिसीजन पे एक अलग माइंड चाहिए, और एक माइंड एक ही चीज का एक्सपर्ट हो सकता है एट अ टाइम। तो ये चीज़ हमारी सबसे अच्छी रही। एंड टीएसटी इतने शॉर्ट टाइम के अंदर, लाइक विथ इन अ 1 ईयर, हमने 2 करोड़ रेवेन्यू क्रॉस कर दिया था। सो ये हम इसीलिए कर पाए बिकॉज वी थ्री हैज़ यूनिक स्किल्स। ओके। हिरेन जो है वो मैनेजमेंट संभालता था। द मेन 3 पिलर्स ऑफ आईटी बिजनेस, मैनेजमेंट हो गया, फाइनेंस एंड सेल्स हो गया, एंड टेक, टेक्नोलॉजी। तो आई एम एक्सपर्ट इन टेक, हिरेन मैनेजमेंट मैनेज कर रहा था, सेल्स एंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट वो पार्थ मैनेज कर रहा था। तो दिस इज़ अवर स्टार्ट कि हमने कॉलेज से स्टार्ट किया। 3rd ईयर ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर ही हमने अपनी फॉर्म एस्टेब्लिश कर दी कोरोना के अंदर, क्योंकि हम खाली बैठे थे और खाली बैठना हमें पसंद नहीं था। तो वहाँ से हमने छोटा मोटा स्टार्ट कर दिया, और धीरे धीरे हमारे पास यूएसए क्लाइंट आने लग गए। उसके बाद वहाँ से एक चीज़ हमने ऑलवेज फोकस की है, आपके पास अगर अपॉर्चुनिटी नहीं है तो डोंट रिग्रेट। अगर छोटी सी भी आपको स्टार्टअप मिलती है तो उनको उतना ही प्रेसिडेंस दो कि आप करोड़ों का काम कर रहे हो। हमारा पहला जो कॉन्ट्रैक्ट था वो सिर्फ 8,000 रुपये की एक एप्लीकेशन थी, बट ऐसा नहीं था कि 8,000 करना है तो ऊपर ऊपर हायर लेवल काम करके हमने दे दिया। हमने उनको थैंक यू लेटर भी लिखा था, उनकी एप्लीकेशन को उतना लाइक हमने वैल्यू, हम कभी भी काम ऑन बोर्ड करने के बाद वो नहीं देखते कि वो पैसा कितना डाल रहा है, वैल्यू उसको उसी लेवल की मिलेगी, वैल्यू के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। तो दैट्स व्हाई राइट नाउ 95% बिजनेस कम्स फ्रॉम रेफरल। नाइस। हमें उतनी ज़्यादा लीड के पीछे पैसे एक बंदा रोकने की नीड नहीं पड़ती है। ओके। इन्वेस्टमेंट वहाँ पे नहीं करनी पड़ती है कि आप, हमें लोगों को बताना नहीं पड़ता कि आप हमारे पास आओ, प्रोजेक्ट दो, कॉन्ट्रैक्ट करो, हम आपकी एप्लीकेशन ऐसे बनाएंगे ऐसे बनाएंगे। पीपल नो कि अगर टीएसटी के पास जाएंगे तो कैसा काम मिलेगा। नाइस। सो एक रेपो बनती गई कि क्वालिटी मेंटेन करते रहो, एंड दैट्स व्हाई द जर्नी स्टार्टेड। हमने एक फ्लैट से शुरुआत की थी। फ्लैट भी हमने ऐसे चूज़ किया कि आई एम फ्रॉम सूरत, जो अहमदाबाद से 250 किलोमीटर दूर है। हिरेन फ्रॉम मोरबी इज ऑल्सो 250 किलोमीटर फ्रॉम दूर अहमदाबाद। तो हमको रहना भी था, क्योंकि 4 साल ख़त्म हो गए थे, कॉलेज वाले निकालने ही वाले थे हॉस्टल से। तो हमें रहना भी था, काम भी करना था, तो वी चूज़ 2 BHK फ्लैट इज़ वेरी गुड। हमने हॉल को वहाँ पे टेबल्स लगा दिए, पीसी लगा दिया, मॉनिटर लगा दिया, तो उसको एज अ IT सेटअप बना दिया, एंड पीछे जो 2 रूम थे हम वहीं पे रहते थे। एंड यूजुअली यही हमारी इनिशियल जर्नी थी कि फ्लैट से हमने स्टार्ट किया, फिर धीरे धीरे क्लाइंट्स भी बढ़ते गए, हमारा एक्सपीरियंस बढ़ता गया। इनिशियली हम आउटसोर्स करते थे, पहला प्रोजेक्ट हमने आउटसोर्स किया था, एंड बहुत गंदी मार पड़ी थी उस प्रोजेक्ट के अंदर। फिर हमें पता, एक चीज़ ये भी है गुड चीज़ कि आपका बिजनेस ही आपको सिखाएगा। ऐसा नहीं, मोस्ट ऑफ इंटरव्यूज़ जो मैं आज लेता हूँ वहाँ पे बंदे ये सोचते हैं कि दैट आर नॉट फुलफिल फॉर हाई पोजीशन। उनको ऐसा लगता है अगर मैं ऐसा एक डेवलपर को आके बोल दूं कि मैं तुमको CTO की पोस्ट दूंगा, क्या तुम रेडी हो? उनका आंसर होता है कि आई एम नॉट राइट नाउ रेडी फॉर दैट। कोई नहीं होता है, राइट। नो वन इज रेडी फॉर दैट। आप स्टार्ट करो, आपका बिजनेस ही आपको इम्प्रूवमेंट बताएगा। बताएगा। तो वहाँ से हमारी जो लर्निंग थी कि
ये वर्क नहीं करता है, आउटसोर्सिंग में आप क्वालिटी कंट्रोल नहीं कर सकते हो। फिर हमने खुद की इन हाउस टीम बिल्ड करना स्टार्ट की। तो हमारी वहाँ पे इन हाउस टीम बिल्ड हुई अलग अलग जगह पे, वो वर्क फ्रॉम होम करते थे बिकॉज ऑफिस हम उस टाइम पे अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो हमारी एक ऑफिस अच्छे 8 से 10 की लोगों की टीम सूरत में थी, 2 लोग बेंगलोर से काम कर रहे थे और अलग रिमोट लोकेशन पे भी 1-2 लोग थे। तो फिर हमने थोड़ा और नई लर्निंग्स ज्वाइन हुई कि वर्क फ्रॉम होम इज ऑल्सो नॉट वर्क। तो फिर हमारे पास अच्छी टीम बन गई थी सूरत के अंदर। तो देन वी डिसाइड कि लेट स्टार्ट सेकंड ऑफिस इन सूरत। तो उसी साल हमने ऑलमोस्ट 2 कॉर्पोरेट ऑफिस स्टार्ट की, एक अहमदाबाद के अंदर एंड एक सूरत के अंदर। सूरत में फर्स्ट ऑफिस इज इन अहमदाबाद। यस, फर्स्ट ऑफिस इन अहमदाबाद। फ्लैट्स के बाद हमने अहमदाबाद पे ही, अहमदाबाद पे लाइक आफ्टर 8 मंथ के आसपास वी अचीव अ गुड पोजीशन कि जहाँ पे एक रेवेन्यू मेंटेन हो रहा है, क्लाइंट भी अच्छे हैं। ओके। एंड इनिशियल डे हमारे सारे क्लाइंट यूएस से थे, तो रेवेन्यू भी अच्छा आ रहा रेवेन्यू भी अच्छा है। था। तो फिर वी डिसाइडेड लेट्स स्टार्ट। लेट्स स्टार्ट। नाइस। तो दिस हाउस द जर्नी। आपने एक बात बताई कि फर्स्ट ईयर में ही आपका 2 करोड़ का रेवेन्यू आपने टच कर लिया था। यस। सो आई हैव अ क्वेश्चन ऑन दिस कि 2 करोड़ के रेवेन्यू को टच करने के लिए, बिकॉज आप पहले सर्विस बेस्ड कंपनी के तौर पे काम कर रहे थे, जहाँ पे आपने बहुत सारे क्लाइंट्स को मोबाइल ऐप वेब डेवलपमेंट की सर्विसेज प्रोवाइड की। तो आपका माइंडसेट किस तरीके से था कि ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट्स को ऑनबोर्ड करे एंड डोंट चेक ऑन द प्राइस कि प्राइस क्या भी वो पे कर रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट्स को ऑनबोर्ड करे, या तो फिर वो था कि नहीं मिनिमम ये तो बैरियर होना ही चाहिए कि इतना अगर क्लाइंट पे कर रहा है $20 $40 $50 पर आवर, तभी हम उसको ऑनबोर्ड करेंगे। वो अप्रोच आपका क्या था? उस अप्रोच में हम तो बहुत क्लियर थे कि क्वांटिटी के साथ नहीं जाना है। ओके, क्वालिटी। हम क्वालिटी मेंटेन करेंगे and हमारा भी सिलेक्शन है। अगर आप हमें पैसे देकर वेबसाइट बनाना चाहोगे, हम नहीं बनाएंगे। हम पहले चेक करते हैं कि वो कितनी वैल्यू ऐड करता है। इज इट इम्पोर्टेंट? क्या वो सर्वाइव करेगा? अगर क्लाइंट ने केस स्टडी नहीं की कि उसकी प्रोडक्ट सर्वाइव करेगी, कि हम करते हैं कि उसकी प्रोडक्ट मार्केट के अंदर कितनी वैल्यू देती है, कितनी लॉन्ग टर्म चल सकती है। बिकॉज ये ऐसा नहीं है कि आप हर रोज उठ के खड्डा खोदो, वहां से पानी निकलेगा एंड आप वो पानी पियोगे। आपको एक कुआं ही बनाना पड़ेगा अच्छा। एंड वो तभी पॉसिबल है जब आपका बिजनेस रिकरिंग मोड में हो। एंड रिकरिंग तभी पॉसिबल है जब आपका क्लाइंट रेवेन्यू क्रिएट कर पाएगा। एंड रेवेन्यू तभी क्रिएट होगा जब वो वैल्यू ऐड कर रहा होगा। तो हम सिर्फ आइडिया एंड पैसों के बेसिस के ऊपर जज नहीं करते कि ये लीड हमें करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। हमारे ऐसे पैरामीटर है जो हम चेक करते हैं, अगर फुलफिल होता है तभी हम आगे ऑनबोर्डिंग की प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। अप्रॉक्स लाइक एग्जांपल क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं आपके? यस, फॉर द एग्जाम्पल हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं कि हमारे पास एक लीड आई थी। उनके पास जस्ट आइडिया था कि हमें एक ऐसा करना है, कंसल्टेंसिंग ऐप बनानी है हेल्थ केयर इंडस्ट्री में, जहाँ पे वो सिर्फ नीश साइकोलॉजिकल पर्सन जो होते हैं वो इजी टू कनेक्ट हो सके वेबसाइट लाइक एप्लीकेशन के अंदर। डायरेक्ट हमारे एक्सपर्ट कंसल्टिंग पीपल को कनेक्ट कर पाए एंड वो कंसल्टिंग फीस पे करेंगे एंड वो कमीशन लेंगे। ये उनका आइडिया था। तो फिर हम उसको वैलिडेट करते हैं कि वो कितनी वैल्यू एड करेगा। जब हमें पता चलेगा कि ये जो साइकोलॉजिकल पीपल है उनको डॉक्टर के साथ टच में आने की बहुत नीड होती है। अगर उनको इजी थोड़े वे में थोड़े टाइम के अंदर अगर कंसल्टेंसी मिल जाए और अगर एक सुसाइड अटेम्प्ट कम हो सकता है, तो दिस इज अ वैल्यूएबल थिंग, वैल्यूएबल चीज है। तो ये सारी चीजें हम चेक करते हैं कि कितनी वैल्यू। दिस इज ओनली एग्जांपल। अलग अलग इंडस्ट्री के अलग अलग वैल्यूज होते हैं। तो ऐसे हम वेरीफाई करते हैं कि ये प्रोडक्ट जो है कितनी वैल्यू डालती है एंड कितना लॉन्ग टर्म तक वो सर्वाइव करेगी। हम एक स्पेसिफिक मीटिंग करते हैं। फर्स्ट कॉल हमारा होता है जहाँ पे हमने कंपनी का इंट्रोडक्शन देते हैं। उसके बाद हम विजन मीट करते हैं क्लाइंट के साथ कि आपका क्या विजन है। इफ वी फाउंड कि इनका कोई ऐसा विजन नहीं है, सिर्फ साइड बिजनेस करने के लिए कर रहे हैं एंड देयर इज नो फ्यूचर स्कोप, हम उनको मना कर देते हैं कि हमारे साथ नहीं बनेगा। तो वैल्यू, बिकॉज अगर आपका क्लाइंट 1 करोड़ नहीं कमा पा रहा है तो आपको 1 लाख रुपए क्यों देगा? राइट। दैट्स अ सिंपल साइकोलॉजी वी आर फॉलोइंग। अमेजिंग, नाइस। आपने एक चीज़ बताई कि आउटसोर्सिंग के साथ आपका पहला जो एक्सपीरियंस था वो बहुत ही ख़राब रहा था। राइट। सो आपको क्या लग रहा है कि आउटसोर्सिंग जो है वो किस टाइम पे अच्छे से वर्क करेगी और किस टाइम पे अच्छे से वर्क नहीं करेगी, और उस टाइम पे हमें इन हाउस में ही किसी को हायर करना चाहिए, वो चाहे किसी भी इंडस्ट्री के लिए हो? यस, वेरी गुड क्वेश्चन। आउटसोर्स तभी वर्क करता है व्हेन यू आर एक्सपर्ट एंड
आपके पास बैंडविथ नहीं है, उसी वजह से सिर्फ आप काम करना नहीं चाहते. ओके. राइट नाउ पीपल क्या करते हैं, मेरे पास 2 स्किल है, लाइक मुझे वेबसाइट बनाना आता है एंड मोबाइल एप्लीकेशन बनाना आता है. मेरे पास ब्लॉकचेन की अगर रिक्वायरमेंट आएगी तो मैं क्या करूँगा, क्लाइंट को मना नहीं करूँगा. आपको ब्लॉकचेन आता है, मैं आपको दे दूंगा. राइट. मुझे नहीं पता है कि ब्लॉकचेन के अंदर वर्क कैसे होता है, उनके पैरामीटर क्या होते हैं, उनको टेस्ट कैसे करना आता है. आप अगर मुझे काम दोगे, आई कैन नॉट जज कि व्हाट इज द क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड. उस टाइम पे आप मार खा जाओगे. उस टाइम पे टोटली डिपेंडेंसी है कि आप मुझे क्या दोगे. एंड क्योंकि मैं आपके साथ आउटसोर्स कर रहा हूँ, मैं आपको सीधा क्लाइंट से कनेक्ट नहीं करवाऊंगा. क्लाइंट जो मुझे बोलेगा मैं आपको बोलूंगा, आप जो मुझे करोगे मैं क्लाइंट के पास जाऊंगा. तो उससे क्या होगा कि वो कहेगा कुछ और, मैं कुछ और समझूंगा, आपके साथ कन्वर्जेशन, तो एक कन्वर्जेशन गैप वहां पे आ जाता है. तो ऐसा केस में कभी आउटसोर्सिंग नहीं करना चाहिए. मना कर दो. ज़्यादा से ज़्यादा आपका एक क्लाइंट जो है आपके पास कन्वर्ट नहीं होगा, बट वर्सेस आपकी जो वैल्यू है वो सस्टेन रहेगी, प्लस आपके पास इनफ टाइम रहेगा दूसरे क्लाइंट ऑनबोर्ड करने के लिए. आपने एक टास्क उठा लिया, आउटसोर्स कर दिया, आपको अपना ब्रेन तो इन्वेस्ट करना है उसके अंदर. एंड अगर उसकी क्वालिटी नहीं मिली तो यू विल लूज योर ब्रांड रेप्यूटेशन एंड आपका टाइम भी गया. नाइस. तो आउटसोर्स तभी करना चाहिए व्हेन यू कैन मॉनिटर द क्वालिटी, व्हेन यू कैन जज कि जो काम हो रहा है दिस इज अ परफेक्ट, उसके अंदर कोई इश्यू नहीं है. देन दैट इज अ गुड पॉइंट कि आपके पास बैंडविड्थ नहीं है, आपको पता है काम कैसे हो रहा है, यू कैन एबल टू टेस्ट, देन यू कैन आउटसोर्स. तब आपको 100% रिजल्ट मिलेंगे. ओके. नहीं, आई थिंक ये बहुत ही अच्छा पॉइंट बताया कि इफ़ यू आर एक्सपर्ट एंड यू आर मिडल मैन इन बिटवीन ऑफ बोथ द पार्टीज, तो उस टाइम पे यू हैव टू हैव सम नॉलेज और एक्सपर्टीज, देन ओनली यू कैन डू द आउटसोर्सिंग. राइट. दैट्स ग्रेट. सो दक्षेश जी, आपने जैसे बताया कि आपकी 2 ऑफिसेज है, वन इज़ इन अहमदाबाद. फर्स्ट आपने अहमदाबाद से शुरुआत की थी, राइट. एंड सेकंड आपने फिर सूरत में एक्सपांड किया. राइट. एंड आपके पास अभी 30+ मेंबर्स की टीम है, राइट? टीममेट्स आपके 30+ हैं. तो दोनों ऑफिसेस को डिफरेंट लोकेशंस से मैनेज करना, जहाँ पे आप 3 पार्टनर हो, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज, डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के साथ आप काम भी कर रहे हो, तो आप किस तरीके से उसको मैनेज कर पाते हो? कोई ऐसा सिस्टम आपने इंटीग्रेट किया है, कोई प्रोसेस आप फॉलो करते हो जो शायद किसी को काम आ जाए? यस, डेफिनेटली. अलग अलग लोकेशन पे ऑफिस चलाने के खुद के एक चैलेंजेस भी है एंड खुद के बेनिफिट्स भी हैं. अगर सेटअप की बात करूँ तो अगर ऑफिस एक हो या मल्टीपल हो, अगर आप सिस्टम एस्टेब्लिश नहीं कर पाए तो आप 10 लोगों की टीम से बाहर नहीं निकल पाओगे. ओके. बिकॉज आप खुद अकेले ऐसे पर्सन होंगे जो फाइनेंस भी संभाल रहे होंगे, जो टेक भी संभाल रहे होंगे, एंड ईच ऑपरेशन के अंदर आपको अपना ब्रेन इन्वॉल्व करना पड़ेगा ही, तभी काम होगा. अगर स्मॉल कंपनीज स्केल नहीं कर पाती, उसके पीछे रीजन यही होता है कि अगर उनका ब्रेन बंद तो कंपनी बंद. उनकी डिपेंडेंसी 100% कंपनी के ऊपर रहती है. तो इस केस में आप एक ऑफिस भी अच्छे से नहीं संभाल पाओगे. राइट नाउ वी कैन रन 2 offices at 2 different location. Only possible we have our own SOPs for each and all operations. Oh, okay. अगर बंदे को हायर भी करना है तो उनके भी चेकलिस्ट है कि कैसे होगा. अगर मैं इफ आई एम नॉट अवेलेबल राइट नाउ, मैं आपको चेकलिस्ट दे दूंगा, यू कैन इजीली एबल टू फॉलो दैट प्रोसेस. कि आपको पता है कि आपको क्या चेक करना है, उनकी कितनी रैंकिंग करनी है, कैसे ऑनबोर्डिंग करना है, ऑनबोर्डिंग में कितने टॉपिक करना है, ऑलरेडी ड्राफ्टेड है. तो आपको हर एक चीज के एसओपी बनाने पड़ेंगे अगर आपको इंडिपेंडेंस चाहिए. एंड वो बनाने पड़ेंगे कंपलसरी अगर आपको 10 से ज्यादा लोगों की टीम मैनेज करनी है, तो वो कंपलसरी बन जाता है. तो दिस विल बिगेस्ट हेल्प. राइट नाउ हम 2 अलग अलग जगह पे लोकेशन पे चला रहे बिकॉज एसओपी कॉमन है. ये एसओपीज जो होते हैं वो क्या डेली या फिर मंथली या क्वार्टरली बेसिस पे इम्प्रूव भी आप करते हो? यस, डेफिनेटली. आपकी देयर इज अ वन रूल जो मैं अपने सारे लोगों को अपने ट्रेनिंग पीरियड में सिखाता हूँ. देयर इज अ 3 डायरी रूल्स. उसके अंदर एक चीज ऐसी है कि फेलियर एनालिसिस. अगर आप फेलियर एनालिसिस करना आपने छोड़ दिया तब नोकिया बन जाओगे. आपको अपने फेलियर्स सिर्फ एनालिसिस करने नहीं है, उसके बाद एनालिसिस को इम्प्रूवमेंट के अंदर एक्शनेबल पॉइंट बना के डालना है. Okay. जैसे प्रोजेक्ट खत्म होता है, ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट भी हम करते हैं, जैसे प्रोजेक्ट खत्म होता है फिर हमारी पूरी टीम बैठती है, डिसाइड करती है कि हमने क्या गलती की. Okay. हम क्या ऐसा कर सकते थे कि ये प्रोजेक्ट जो 30 दिन में खत्म हुआ उसको हम 20 दिन में कर सकते. हम नेक्स्ट प्रोजेक्ट के अंदर क्या रखें, और जो भी इम्प्रूवमेंट दिखता है वो उठा के हम एसओपी में डाल देते हैं. तो हमारी फर्स्ट एसओपी का जो वर्जन था V0.0.0 वो कुछ
हार्डली यू कैन से 10 या 15 लाइन का था, ओके, आज वो 10-15 डिफरेंट पीडीएफ्स है. सो ऐसे सेल्फ इम्प्रूवमेंट होता रहता है फेलियर इट एनालिसिस. माई यस, सो बेसिकली एसओपीज जो है वो डिपार्टमेंट वाइज भी होती है, डिपार्टमेंट वाइज प्लस प्रोसेस सर्विसेज वाइज. लाइक सर्विसेज हायरिंग में। डिपार्टमेंट है तो उनका काम क्या होता है, हायरिंग करना होता है. उसके बाद लोगों के साथ डे मंथली इंटरेक्शन होता है एचआर डिपार्टमेंट की, उनकी क्या प्रोग्रेस है, उनकी स्ट्रेंथ कैसे चेक करनी है, इंक्रीमेंट की अप्रेजल वगैरह वगैरह. तो सब ईच ऑपरेशन का एक प्रोसीजर है कि उनको क्या करना है. डिपार्टमेंट प्लस ऑपरेशंस. ऑपरेशंस के बेसिस पे आपने सारी एसओपीज यस, तैयार की, जिसकी इवन वजह से दो ऑफिस। कोडर जो है उनके पास भी एसओपी कि उनको कोड कैसे लिखना है, ओ स्टैंडर्ड कैसे मेंटेन करना है. नाइस, कोड स्टैंडर्ड्स एंड Yes. कोड क्वालिटी, दैट इज़ ग्रेट एक्चुअली. सो दो ऑफिस चलाने के लिए हमें एसओपीज को ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, आपको एक ऑफिस भी चलाने के लिए एसओपीस बनाने पड़ेंगे. बनानी पड़ेगी, वो तो है ही. यस. हमारे यहाँ पे भी ऐसा ही है कुल माइंड में कि हम लोग एसओपीज के बिना काम ही नहीं कर पाते हैं. यस. हालांकि मोस्ट ऑफ द वर्क जो है वो मैं संभालता हूँ, बट फिर भी जो जो डिपार्टमेंट्स में संभालता हूँ उसमें मुझे एसओपीज हैं. जहाँ पे जो डिपार्टमेंट्स मैंने किसी सीनियर पर्सन को एलोकेट किए हैं वहाँ पे उनकी एसओपीज है जो उनको फॉलो करनी पड़ती है. Yes. दैट इज़ नाइस पॉइंट. सो टीएसटी टेक्नोलॉजी में आप एज अ सीटीओ, क्योंकि आपने बताया कि आपको टेक्नोलॉजी बहुत ही Yes. पसंद है एंड आप टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े रहना चाहते हो, तो आपकी खुद की एक प्रोडक्ट है woofer.ai. राइट. सो वूफर की जर्नी आपने कैसे स्टार्ट की और वो एग्जैक्टली प्रोडक्ट किन लोगों को हेल्प आउट कर रही है? यस, अगेन एक इंटरेस्टिंग स्टोरी. लोग प्रोडक्ट आफ्टर ऑफ लॉट्स ऑफ ब्रेनस्टॉर्म, पेपर वर्क, फिर उनके एनालिसिस करेंगे उसके बाद बनाते हैं. वूफर इज नॉट लाइक दैट. वूफर का जन्म एक पेन से ही स्टार्ट हुआ था. जैसे आपको हमने इनिशियली टॉक किया कि वी स्टार्टेड कंपनी इन थर्ड ईयर ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेज. तो ऐसा भी नहीं था कि वी आर एक्सपर्ट, दुनिया में हम बेस्ट थे. एंड इनिशियली डेज के अंदर हमें बहुत सारी कंप्लेन आना स्टार्ट हो गई कि भाई क्या कर रहे हो, सर्वर डाउन हो रहा है, लोग 3-3 घंटे तक एप्लीकेशन चला नहीं पा रहे थे. दैट चैलेंजेस वी फेस. एंड हमें लिटरली नहीं पता होता है इन स्टिल कि कोई क्लाइंट आके हमें कंप्लेन करे कि आपका सर्वर डाउन हुआ है, आपकी एप्लीकेशन, क्योंकि सर्वर रिमोट लोकेशन पे होता है. तो वो डाउन हुआ कि चल रहा है, अब यू आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई. तो उस टाइम पे ऐसा लगा कि यार हम जो चीज़ बना रहे हैं उसकी कंप्लेन लोग हमारे पास ही लेकर आ रहे हैं और हमें नहीं पता चल रहा है. उनको पहले पता चल रहा है, हमने बनाई, हमें पहले नहीं पता चल रहा है. तो कुछ तो ऐसा होना चाहिए कि जो हमें पहले नोटिफाई करे. तो वी लाइक ऐसा होना चाहिए कि लोग हमें फ़ोन करें उससे पहले वो प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए. बिकॉज जैसे मैंने कहा कि कभी रिग्रेट नहीं करना है कि मुझसे नहीं हो रहा है. आइडेंटिफाई सॉल्यूशन कि कैसे करना है. रिग्रेट करने से ऊपर टाइम वेस्ट करने से ज़्यादा बेटर है कि सोचो कि इसको कैसे अचीव कर पाए. तो उस टाइम पे हमें ये सोचा कि कुछ ऐसा होना चाहिए कि जैसे ही सॉफ्टवेयर या तो एप्लीकेशन डाउन हुई हमें पहले पता चले, क्लाइंट का कॉल आने से पहले हम उसको फिक्स कर देंगे. तो यहाँ से स्टार्ट हुई जर्नी वूफर की. फिर हमने आइडेंटिफाई करना स्टार्ट किया कि भाई कैसे ऐसा हम कर सकते हैं कि जैसे ही कोई डाउनफॉल हो तो हमें पहले पता चले. रिसर्च हुई, R&Ds हुई, नई चीज़ें मिली, बहुत सारी ओपन सोर्स चीज़ें भी मिली. फिर हमने बनाना स्टार्ट किया. हमारा जो पहला वर्जन था वो सिर्फ इतना बताता था कि आपका सॉफ्टवेयर डाउन है या रनिंग है. ओके. स्लैक, जनरली हम स्लैक कम्युनिटी यूज़ करते हैं, एंटायर डेवलपमेंट कम्युनिटी. तो जैसे ही डाउन हुआ स्लैक के अंदर अलर्ट आ जाती थी ये डाउन हुआ, तो डेवलपर फिक्स कर देता था. फिर हमने एनालाइज किया कि दिस इज़ नॉट ओनली आवर प्रॉब्लम, सबको प्रॉब्लम है. तो वाई शुड मेक अ प्रोडक्ट. हमने इनिशियली सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री इसलिए चूज़ किया था, सर्विस बेस्ड इंडस्ट्रीज, कि आप इजीली स्टार्ट कर पाओगे कोई चीज़. आपको सर्विस बेस्ड इंडस्ट्रीज में अगर एंट्री करनी है, व्हाट इज़ योर कॉस्ट? हार्डली 1 लाख. 2 लैपटॉप लेना है, घर आपका है ही, आप स्टार्ट कर दो. प्रोडक्ट के अंदर वो चीज़ नहीं है. प्रोडक्ट के अंदर आपको मार्केटिंग करना पड़ता है, सेल्स करनी पड़ती है, यूज़र एक्विजिशन कॉस्ट ऐड होता है. ये चीज़ें हमें इसलिए भी पता थी क्योंकि हमने विथ इन 2 ईयर 15 प्रोडक्ट्स डेवलप करके मार्केट में रोल आउट की थी. उनमें से कुछ चली, कुछ नहीं चली. तो हमारे पास दोनों का एक्सपीरियंस था कि क्या चलता है क्या नहीं चलता है. तो एक्सपीरियंस था, हमें प्रॉब्लम दिखा कि ये गैप है कि लोगों को पता नहीं चल रहा है कि उनके सॉफ्टवेयर रनिंग है या नहीं है. देन वी डिसाइडेड लेट्स स्टार्ट कि इसको प्रोडक्ट बनाते हैं. तो दिस हाउ वूफर जर्नी स्टार्टेड. कि ऐसा कोई था नहीं कि इंटेंशनल था,
हमें दिखा कि भाई ये इश्यूज हमने अब क्लाइंट से पहले बात की, हम डायरेक्ट बना के प्रोडक्ट। जनरली फाउंडर्स क्या करते हैं, मुझे आइडिया आया, मैं जाके डिप्लॉय कर दूंगा, बना दूंगा, उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट कर दूंगा, फिर मार्केट में जाके मुझे पता चलेगा कि वो इसकी तो नीड ही नहीं है मैंने जो बना दिया उसकी कोई नीड नहीं है। तो हम वो गलती नहीं करते जनरली। इनिशियली जो हमारे क्लाइंट्स थे वो ऐसी मिस्टेक कर चुके थे, तो हम वी आर प्री अवेयर। तो हमने क्या किया कि हमारे जो क्लाइंट थे उनसे पहले अप्रोच किया कि वी आर थिंकिंग दिस काइंड ऑफ प्रोडक्ट, आर यू इंटरेस्टेड। उनका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला कि वी आर रेडी टू टेक अ सब्सक्रिप्शन। तो हमारे वो पहले से ही सब्सक्राइब यूजर, प्रोडक्ट से पहले हमारे पास यूजर्स थे आपके पास कि हम ये यूज़ करेंगे। फिर हमने बनाना स्टार्ट किया, धीरे धीरे टीम बनाते गए। फिर वूफर का नाम की स्टोरी भी ऐसी है कि वूफर इट्स रिगार्डिंग टू डॉग। और जो हमारी प्रोडक्ट थी कि मॉनिटरिंग करना है, एनालिसिस करना है, कुछ भी हो तो अलर्ट करना है, दिस क्वालिटी आर सिमिलर टू डॉग। अगर आपके पास डॉग है तो वही करेगा कि आप चोरी नहीं होने देगा, अगर कोई मिसलिस पर्सन डिटेक्ट हुआ तो आपको इन्फॉर्म करेगा। तो वहाँ से हमने नाम उठाया वूफर कि जो रिलेट कर पाए। एंड फिर हमने ये प्रोडक्ट मार्केट के अंदर सेल्फ डिप्लॉयमेंट स्टार्ट किया कि अगर आपको यूज़ करना है, आप डायरेक्ट वेबसाइट में जाओ, 2-3 स्टेप है वो फॉलो करो एंड डायरेक्ट स्टार्ट हो जाएगा। तो दैट्स हाउ वी डिप्लॉय वूफर इन मार्केट। एंड जैसे मैंने कहा कि ये कोई इंटेंशनल प्रोडक्ट नहीं थी, बट राइट नाउ दे हैव 7 कॉर्पोरेट यूजर्स, दे आर पे बिकॉज दिस इज कमिंग फ्रॉम पेन। एंड यही लर्निंग पॉइंट है कि प्रोडक्ट आपके माइंड से ज़्यादा लोगों के पेन से आनी चाहिए। पेन पॉइंट क्या है उसको फाइंड आउट करके Yes. वो गैप आप दूर कर रहे हो। राइट। दैट इज़ अमेजिंग। सो बेसिकली जो वूफर है वो अगर सर्वर डाउन जाता है सो वो इंस्टेंटली आपको और आपके क्लाइंट के ईमेल्स को शायद ट्रिगर करता अलर्ट होगा, कर देगा। यस राइट। अलर्ट कर देगा। ओह दैट्स अमेजिंग। उसके अलावा वूफर के अंदर और भी कोई फीचर्स है जैसे कि सर्वर डाउन का रीज़न क्या है? फॉर एग्जांपल सर्वर जो होते हैं उसकी एक लिमिट होती है कि भाई 1 लाख हीट्स को या फिर यूजर्स को वो बेयर कर पाएंगे, और कोई भी अच्छी चीज़ हुई और 10 लाख यूजर्स एक साथ आ गए तो सर्वर विल बी गो डाउन। तो ऐसा कोई रीजंस प्रोवाइड करते हैं? यस, जो पहला वर्जन था वो नहीं करता था। ओके। एज वी ऑलरेडी डिस्कस, फेलियर एनालिसिस करो। हाँ। क्लाइंट की नीड क्या थी, हमने वो एनालिसिस किया, फिर इम्प्रूवमेंट करते गए एंड हमने आइडेंटिफाई किया कि बग आ गया। पहला स्टेप था कि बग आना चाहिए, मतलब पता चलना चाहिए। हमें पता चल गया, फिर हमने आइडेंटिफाई किया कि हमें पता चला डाउन है। फिर जो बंदा उसके ऊपर काम कर रहा है वो आधा घंटा तो वो ले रहा है आइडेंटिफाई करने के लिए कि क्या इश्यू है, फिर वो फिक्स करेगा, फिर डिप्लॉयमेंट होगा। तो हम वहां पे रुके नहीं, हमने आइडेंटिफाई किया कि मैसेज भी आना चाहिए इन डिटेल। तो राइट नाउ वूफर के अंदर जैसे भी कोई क्रैश हुआ तो इन डिटेल मैसेज आता है कि कौन सी फाइल में, किस लाइन में, कहाँ से कोड ब्रेक हुआ। तो आपके डेवलपर को बैक ट्रैकिंग करने की नीड ही नहीं पड़ती। तो उसका जो आधे घंटे का एफर्ट था, मे बी वो आधे घंटे नॉर्मल केस में होता है, वर्स्ट केस में वो 2-3 दिनों तक चलता है। डेफिनेटली, क्योंकि रन टाइम क्या इशू हुआ इजीली वो डिबग करना इजी नहीं है, बहुत डिफिकल्ट टास्क है। तो वो राइट नाउ वूफर की मदद से लोग 2 सेकंड में कर लेते हैं। वाओ दैट्स अमेजिंग। सो आपकी जो प्रोडक्ट है woofer.ai, उसमें आपको मतलब क्या क्या चैलेंजेस आप सॉल्व कर सकते हो उसकी वजह से, या तो फिर ऐसी कोई केस स्टडीज़ आप हमें शेयर करना चाहो कि कोई क्लाइंट का बहुत ही मतलब बड़ा फॉल बैक था और वहाँ से उसने किस तरीके से आपकी प्रोडक्ट को यूज़ करके बाउंस बैक किया? यस, आई वांट टू शेयर वन गुड केस स्टडीज, जहाँ पे मतलब बहुत सारी है बट राइट नाउ वो सारी डिस्कस नहीं कर पाएंगे, वरना तो 2 दिन तो इस केस स्टडी में निकल जाएगा। यस, तो उसके अंदर ऐसा था कि वन ऑफ आवर कस्टमर, उनको अपनी प्रोडक्ट अनस्टेबल लग रही थी। दे आर डिसाइडेड कि उनको अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा करना पड़ेगा। देन आई प्रपोज्ड कि वेट, इंस्टॉल वूफर एंड आइडेंटिफाई कि इज इट रियली नीड। ऐसा तो नहीं कि आपका जो बैकएंड का स्ट्रक्चर है वो रॉन्ग हो। तो वहाँ आपको अगर वूफर डालोगे तो वहाँ से आपको आइडिया आ जाएगा कि वूफर आपके बैकएंड का पूरा फेलियर एनालिसिस करके देगा कि कहाँ पे फेल हो रहा है, कहाँ पे लोड हो रहा है। देन यू कैन फाइनलाइज कि इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा करना है कि नहीं करना है। एंड दे लिसन मी एंड स्टार्टेड वूफर एंड 2 हफ्ते में उनको पता चल गया कि उनको इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा करने की नीड ही नहीं है। एंड वो जो बड़ा करने वाले थे उनका ऑलमोस्ट कॉस्ट 15,000 से भी ज़्यादा था। फिर उनको पता चला कि असली जो इश्यू था तो उसके बैकएंड के अंदर था। तो वो वहाँ पे हम उनके जो क्लाइंट थे हमारे, उनके ऑलमोस्ट AWS का पर मंथ 50,000 से ज़्यादा बिल जो है वो सेव कर पाए थे।
दिस इज ओनली वन स्मॉल केस स्टडीज. नाइस। तो उनको ये पता चला आपके वूफर को इंस्टॉल करने के बाद Yes. कि जो एक्सपांड करने की सर्वर की ज़रूरत है उसको ज़रूरत नहीं है, कोड में ही इम्प्रूवमेंट कर ले। राइट. उसकी वजह से भी वो बहुत सारी जगहों यस, पे उनके उसको कोड में ऐसी सारी चीजें कंटिन्यूअसली रनिंग थी जो अननेसेसरी थी, अननेसेसरी नीड ही नहीं थी उसकी. ज़रूरत ही नहीं थी। यस. और वूफर की मदद से आपको क्या लगता है कि सिर्फ किसी के मतलब जो मनी बेस्ड है, पैसे है, वही हम सेव कर पा रहे हैं या फिर और क्या वैल्यू वो ऐड कर रहा है? आपको क्या लग रहा है? वी ऑलवेज फर्स्ट लुकिंग कि वो क्या वैल्यू ऐड करता है. हम प्रोडक्ट क्लाइंट के भी बनाते हैं तभी ये चेक करते हैं, खुद के बनाते हैं तभी ये चेक करते हैं. मैं आपको छोटा सा मैथ समझाता हूँ. वूफर जो है आपको एक अलर्ट विथ बग रिपोर्ट आपके स्लैक में ऑन द स्पॉट ला के देगा. तो कितनी चीजें बचाता है. फर्स्ट ऑफ ऑल इट सेव योर ब्रांड रेप्यूटेशन, बिकॉज कस्टमर को प्रॉब्लम हुआ बट जब वो कंप्लेन करते हैं और आपके साइड से ये सुनेंगे कि सर ये चीज़ ठीक हो चुकी है, आप अब ट्राई कर सकते हो, तो वो एक रेपो क्रिएट करती है, एक ब्रांड वैल्यू बनाती है कस्टमर के ब्रेन के अंदर. मतलब इश्यू तो हुआ बट समवन वो उनकी सुन रहा है एंड ऑन द स्पॉट वो फिक्स भी हो रहा है. तो एक रेपो अच्छी बनती है. दिस इज अ फर्स्ट वैल्यू एडेड थिंग कि ब्रांड वैल्यू बनाता है. सेकंड कि अगर वूफर नहीं होता तो इमेजिन कि एक तो 2 घंटे तक आपका सर्वर डाउन रहता. जब तक कोई अच्छा कस्टमर, जनरली लोग क्या करते हैं वो कंप्लेंट नहीं करते हैं, वो प्रोडक्ट छोड़ देते हैं. मुझे कोई भी इशू हुआ आई विल नॉट एबल टू कनेक्ट जब तक कि मेरे कुछ पैसे फंसे हैं उसके अंदर. मैं रीच आउट नहीं करूंगा कस्टमर सर्विस को, मैं दूसरी अल्टरनेटिव ढूंढ लूंगा. तो कस्टमर लूज हो जाते हैं. देन अगर किसी ने कंप्लेंट कर दी तो 2-3 घंटे के बाद आपको पता चलता है कि वो माई प्रोडक्ट इज डाउन. उसके 2-3 घंटे तक आपकी टीम डायग्नोसिस करती है कि क्या इश्यू है, कहाँ पे फिक्स करना है. तो ऑलमोस्ट 4 या 5 घंटे मिनिमम हो जाते हैं एक इश्यू फिक्स करते टाइम. एंड अगर आप 200 रुपीज़ भी पे कर रहे हो तो व्हाट इज द कॉस्ट? 800 to 1000 रुपीज फॉर इतनी दैट चली जाती है. डेवलपर. वूफर ये पूरी प्रोसेस 25 पैसे में करके देगा. सो ओके. दिस इज अ वैल्यू एडेड थिंग्स वी आर बिलीव. नाइस. आज टेक्नोलॉजी की दुनिया में हम सबको पता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस Yes. ने धूम मचा दिया है. चेंज द वे यस, कंप्लीटली. it has changed the way, it has changed the processes, changed the way of thinking also, I would say. या सब लोग बता रहे हैं कि एआई के बेनिफिट्स तो बहुत ज़्यादा है. बेनिफिट्स के ऊपर भी हम आएंगे, बट मैं जानना चाहूँगा कि आपने सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री में काम किया है, आपने प्रोडक्ट्स भी बहुत सारे बनाए और एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट्स आपने बनाए हैं कुछ ऐसे लोगों के लिए जो टेक्नोलॉजी बिजनेस में है या टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कर Right. रहे हैं. तो आपको क्या लग रहा है कि एआई के कोई चैलेंजेस भी हो सकता है? ये एक बहुत बड़े चैलेंजेस है अगर आप वो चैलेंज को समझ नहीं पाए. सबसे बड़ा चैलेंज यू आर नॉट एबल टू डिफ्रेंशिएट राइट नाउ कि एआई एक टूल है, आप उनको बिजनेस बना रहे हो. आप एआई के पास जाओगे, उनको बोलोगे कि दिस इज़ माय पेन पॉइंट, मुझे इसके ऊपर काम करना है, आप बना के छोड़ दोगे. एआई ऐसी चीज़ है कि अगर आप उसको सही बोलोगे तो सही, वो उसको एक्सेप्ट करके काम करना स्टार्ट कर देगा. आप उसको गलत बोलोगे तो गलत करके बनाना स्टार्ट कर देगा. हेलुसिनेशन भी होता है उसके अंदर कि जहाँ पे एक्चुअल चीज़ें नहीं होती है. फिर आप वो प्रोडक्ट लेके मार्केट में जाओगे तब पता चलेगा कि ये स्टेबल ही नहीं है. तो आप अपना एम्पायर जो है वो एआई की मदद से अगर खड़ा करने की सोच रहे हो तो दिस इज अ wrong direction you start going. AI is a tool that help you to increase your productivity. But ब्रेन आपका होना चाहिए. अगर आप ब्रेन एआई को बना दोगे तो वो आप खुद सर्वाइव नहीं कर पाओगे उसके साथ. एक छोटी सी केस स्टडीज में अपनी टीएसटी टेक्नोलॉजी की बताने की बात करो कि राइट नाउ आप सोच रहे हो कि एआई आने के बाद 10x स्पीड बढ़ गई है. सिर्फ ऐसा नहीं है कि एआई आया इसीलिए 10x स्पीड बढ़ी है. टीएसटी टेक्नोलॉजी के अंदर हमने खुद के इन हाउस ऐसे मॉड्यूल बना के रखे हुए कि हमारा जूनियर डेवलपर जो है वो इजीली कैन बीट 3 और 4 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस पीपल. खुद के हमारी लाइब्रेरीज है, खुद के हमारे स्टैंडर्ड्स है, खुद के कंपोनेंट्स हमने बना के रखे. कंपोनेंट इट्स अ डेवलपमेंट टर्म कि जो आपको कोड रिपीट करने में कोड रिपीट नहीं करना पड़ेगा. उसकी मदद से बहुत इजीली आप किक स्टार्ट कर सकते हो. अगर आज टीएसटी के पास आप आते हो, आप बताते हो कि मुझे एप्लीकेशन बनानी है, हमारा जो कोड होगा वो स्क्रैच से स्टार्ट नहीं होगा. हमारे पास बहुत सारी चीज़ें जो ऑलरेडी बनी हुई है बेस लेवल पे. हम सिर्फ डायरेक्ट हमारा स्टार्टिंग होता है आपके बिजनेस एग्जीक्यूशन. ओके. तो बिफोर एआई हमने ये सारी चीज़ें ऑलरेडी अचीव करके रखी थी कि जहाँ पे 3x 5x लोग कैसे स्पीड से काम कर सके 3x 5x स्पीड के अंदर.
एंड जो मॉड्यूल्स होते हैं वो आपको बहुत सारी चीज़ें हेल्प करते हैं। जैसे मैंने कहा कि अगर आप आज हमारे पास आओगे तो हमारा कोड स्क्रैच से स्टार्ट नहीं होगा, हम सीधा आपके बिजनेस लॉजिक से स्टार्ट करेंगे कि आपका बिजनेस क्या है और वहाँ से तो जो फिक्स लाइक मैंने कोड को एनालिसिस किया, अगेन दिस इज कम्स फ्रॉम फेलियर एनालिसिस। हम क्या कर रहे थे, हम ये चीज़ फॉलो कर रहे थे कि जैसे ही लीड आई हमें नंबर 1 पहली लाइन से कोड लिखना स्टार्ट करना पड़ता था, काम खत्म हुआ कोड डिलीवर हो गया, नई लीड आई फिर से हम वही पैटर्न फॉलो करते थे। देन आई रियलाइज कि अगर ऐसे तो चलेगा तो नहीं, आगे नहीं बढ़ पाएंगे, स्टक हो जाएंगे यहाँ पे कि हर प्रोजेक्ट पे हमें जीरो से काम करना है। लेवरेज अगर लेना है तो लेवरेज किसको कहते हैं कि आप रेडीमेड चीज़ उनको डायरेक्ट उठा के रख दो जहाँ पे आपको कुछ सोचना नहीं है। तो व्हेन वी डिसाइड कि स्टार्ट लाइब्रेरी बिल्डिंग, हमने इन हाउस लाइब्रेरी बिल्डिंग स्टार्ट किया कि प्रोजेक्ट को किक स्टार्ट कैसे करना है। एक लाइन लिख दी, आधा प्रोजेक्ट सेटअप हो गया, आपको बिजनेस लॉजिक लिखना स्टार्ट करना है। इवन बिफोर एआई हमारे पास कोड जनरेटर था। आपको एपीआई शायद हायर लेवल पता होगा कि एपीआईज होती है, हमारे पास जनरेटर हमारी राइट नाउ भी वो टीम यूज करते हैं इन टर्म्स ऑफ इन एरिया ऑफ एरा। एआई के ज़माने में भी वो टीम यूज़ कर रही है कि आप सिर्फ एक क्लिक करके अपने पूरे प्रोडक्ट का बैक एंड कन्वर्ट कर सकते हो कोड में। ओके, डीएफडी बनाते हैं, डेटा फ्लो डायग्राम, आपने एक क्लिक किया पूरा डेटा फ्लो डायग्राम कोड में कन्वर्ट हो गया। ओह ओके, तो वैसा हमारा टीएसटी के अंदर ऑलरेडी एक टूल बना हुआ बिफोर द एआई। बट यस अगेन एआई इज वंडरफुल इन टर्म्स ऑफ असिस्टेंट वर्क। मैंने जैसे कहा कि आपको उसको बिजनेस ब्रेन नहीं देना है, बिजनेस ब्रेन आपका ही होना चाहिए। और सबसे बड़ी गलती यही करते हैं लोग, उनको नहीं पता है एग्जीक्यूशन कैसे करना है, उनको नहीं पता आइडिया कितना वैल्यूएबल है, उनको जस्ट आइडिया आया ड्यू टू कि एआई कुछ भी कर सकता है, वो सॉफ्टवेयर भी बना सकता है, एनालिसिस भी कर सकता है, उसके ऊपर सेटअप करके छोड़ दिया, उनको खुद नहीं पता है वाई क्या क्लियर है, ओके, व्हाट इज द वाई, तो एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे आप। तो दिस इज द बिगेस्ट चैलेंज आई फील इन टर्म्स ऑफ एआई। आपके पास वाई क्लियर नहीं होगा, आप मार्केट में जाओगे और फेल होके वापस आ जाओगे, और फिर ऐसा कहोगे कि एआई सिर्फ टीवी में अच्छा लगता है, रियल लाइफ में नहीं दिखता है। एंड अगर आपका वाई क्लियर है, जैसे मैंने कहा कि हमारे पास ऑलरेडी इतनी स्पीड थी, राइट नाउ जो हमारी टीम है वो कोड नहीं करती है, वो सिर्फ कोड चेक करती है कि जो एआई ने दिया वो सही है कि गलत सही है कि गलत है। प्रॉम्प्ट डाल दिया, एआई खुद से एनालिसिस कर लेगा, फ्लो बना देगा, स्ट्रक्चर हमारा ऑलरेडी प्री डिफाइंड है, उनके एसओपीज बने हुए, वो एसओपीज भी एआई को हम दे देते कि ऐसे वे में करना है। तो जो कोड की क्वालिटी मिलती है सिर्फ हम वो चेक करने होते। तो हमारे डेवलपर जो होते हैं चाय की चुस्की लेते थे, चेक करते रहते हैं कि आउटपुट आया सही है, अगर नहीं आया तो कुछ मैनुअल वर्क भी करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि 100% वाइब कोडिंग होता है, कुछ मैनुअल वर्क भी करना होता है। बट देयर इज सो फार, ऐसा कह सकते हो कि जो बंदा 1 महीने में डेवलपमेंट कर रहा था, राइट नाउ वो 10 दिन में हो रहा है। 10 दिन में हो रहा है, मतलब कि 30% प्रोडक्टिविटी बढ़ी है इससे। यस, बहुत इजीली। पर वो तभी बढ़ेगी जब आपके खुद के स्टैंडर्ड है, आपके पास खुद की क्वालिटी चेक्स है, तभी बढ़ेगी, वरना यू विल लूज योर ब्रांड रेप्यूटेशन। ओके, क्योंकि एआई आपको फॉर एग्जांपल वो 30% प्रोडक्टिविटी बढ़ी, उसका अर्थ क्या होता है, उसका मीनिंग ऑफ दैट यू विल एबल टू डिलीवर 30% ऑफ वर्क। एंड आप काम डिलीवर करने से पहले चेक करते हो। इफ यू नॉट एबल टू चेक दैट वर्क इज गुड और नॉट, 30% काम आपके पास रेडी है, वो चेक करने में आपके और 40 और 50% आपको डालने पड़ेंगे। तो आपको दोनों स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। तो ऐसा नहीं है कि मैंने जूनियर डेवलपर बिठा दिया और मेरा एआई का काम हो गया, वो नहीं होगा। यू विल आप बहुत सुन अपनी ब्रांच बंद कर दोगे, करनी पड़ेगी अगर आपके पास क्वालिटी चेक्स नहीं रहे। नाइस। तो ये चैलेंजेस है, एआई काम करके देगा बट यू शुड बी एबल टू वैलिडेट। ओके, एंड योर आपको असिस्टेंट वर्क कराना है, उसको कभी मेन ब्रेन नहीं बनाना है। उसको सेकंड ब्रेन के तौर पे आप यूज यस, कर सकते उनको हो। सेकंड ब्रेन है, दिस इज अ को-पायलट। यस, उसको यूज करना है एज अ सेकंड ब्रेन, नॉट एज अ फर्स्ट ब्रेन। यस, एंड उसको वैलिडेट करते रहना है। सो दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज। राइट, दिस इज द बिगेस्ट चैलेंज। कोड तो बना के दे दिया, आप समझ नहीं पाओगे। और एआई की मदद से आपको क्या लग रहा है? आपने बताया कि 30% आपकी प्रोडक्टिविटी तो बढ़ गई है, उसके अलावा कोई एडवांटेज आपको दिख रहा है? एडवांटेज बहुत बड़े हैं। कोई एक एक छोटा सा ऐसा मैं है? एग्जांपल दूं। आप आज से 50 साल पीछे जाओगे तो कम्युनिकेशन कैसे होता था? लेटर्स लिखते थे, लेटर्स से, पोस्ट हाँ। करते थे। फिर रिवॉल्यूशन हुआ, मोबाइल्स आया। मोबाइल क्या था? एक रिवॉल्यूशन था कि इट्स टोटली चेंज द वे यू वर्क। कि अभी आपको लेटर लिखने की नीड नहीं है, तो जो लेटर वाली जो वे थी वो पूरी गायब हो गई वहाँ पे।
सिमिलर चीज़ आप राइट नाउ AI डेवलपमेंट क्यों करते हो, आप CRM क्यों बनाते हो, डैशबोर्ड क्यों बनाते हो, एनालिटिक्स के लिए, एनालिटिक्स देख करने के लिए। अगर मैं ऐसा कहूँ कि एक जगह पे AI है जो लोगों से डेटा कलेक्ट कर रहा है, दूसरी जगह पे भी AI है जहाँ पे आपसे फॉर एग्जांपल आपको चेक करना है कि मेरा रेवेन्यू क्या है, आप जस्ट लेमन लैंग्वेज में डाल दोगे कि व्हाट इज माय लास्ट मंथ रेवेन्यू। वही डेटा को यूज करके AI आपको पूरा पर्सनलाइज, आपको जिस फॉर्म में देखना है उस फॉर्म में आपको ग्राफ एंड पूरा डैशबोर्ड ऑन द स्पॉट रेडी करके दे देगा। यस। सो इज इट, डू यू फील इज इट नीड ऑफ डेवलपमेंट? तो दिस इज द रिवॉल्यूशन कि वो सिर्फ स्पीड नहीं बढ़ा रहा है, वेरी रिसेंटली इन फ्यूचर इट विल गोइंग टू चेंज द एंटायर इंडस्ट्रीज, ओके। कि जहाँ पे नीड ही नहीं रहेगी, डैशबोर्ड बनाने की नीड ही नहीं रहेगी, बिकॉज Right. हमने खुद अपने ऐसे असिस्टेंट बना के रखे हैं वेर यू डोंट नीड टू बिल्ड योर ओन डैशबोर्ड। आपको जाके सिर्फ पूछना है कि व्हाट इज माय लास्ट सैलरी, सॉरी व्हाट इज माय लास्ट रेवेन्यू, लास्ट डे के अंदर कितने लोग ज्वाइन हुए, फिर ऐसा कौन सा टाइम था कि जब मेरे सबसे ज्यादा एंगेजिंग यूजर थे। एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क। ये सेम चीज अगर आपको डेवलपमेंट में करनी है तो आपको पहले टेक टीम के पास जाना पड़ेगा, आपको एक बजट उनको देना पड़ेगा, एक अलोकेट करना पड़ेगा, एंड आफ्टर 1 मंथ वो चार्ट आपके सामने आएगा, AI ऑन द स्पॉट वो लाके देगा। Right. दिस इज द गैप इज कवरिंग AI राइट नाउ। ओके। ऐसा व्हाट काइंड ऑफ माइंडसेट्स और हैबिट्स जो आपको लग रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही थी आपके फेलर्स को अपॉर्चुनिटीज़ में कन्वर्ट करने के लिए? दैट इज अ वंडरफुल क्वेश्चन। एंड मैं ऐसा कहना चाहूँगा कि कोई एक चीज़ से आप बेटर नहीं बन पाओगे, आपको सारी चीज़ें बैलेंस करके चलनी पड़ेगी। आपको माइंडसेट भी बिल्ड करना पड़ेगा और हैबिट भी बिल्ड करनी पड़ेगी। एग्जाम्पल आपको दूं कि कोई भी चीज़ अगर आपको स्टार्ट करनी है तो वो डिफिकल्ट नहीं है। आपने फॉर द एग्जाम्पल आपने पॉडकास्ट स्टार्ट करना है, डिफिकल्ट नहीं है। आपने कैमरा लिया, स्टार्ट रिकॉर्डिंग, ईजी है। कोई चीज़ आपको बंद करनी है वो भी बहुत ईजी है, कल से हम नहीं करेंगे, क्लोज हो गया। द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट इज टू मेंटेन दैट सर्विस। सबसे बड़ा पार्ट ये होता है, एंड ये जो पार्ट होता है मेंटेन का, वो आप तभी कर पाते हो व्हेन यू स्टार्ट हैबिट बिल्डिंग। अगर आपके पास कोई भी चीज़ की हैबिट नहीं है जो आपकी बिजनेस के ऊपर इम्पेक्ट करता है, बिजनेस के ऊपर वैल्यू करती है, वेरी सुन यू विल टायर्ड एंड यू विल लेफ्ट। तो हैबिट इसलिए बिल्ड करनी चाहिए आपको। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि यही हैबिट बिल्ड करो, दैट कैन बी डिफरेंट फॉर द डिफरेंट पर्सन, उनके ऊपर है। बट हैबिट इसलिए बिल्ड करना चाहिए कि सस्टेनेबिलिटी आपको वहाँ वो हेल्प करेगा सस्टेन करने के लिए। माइंडसेट विल हेल्प यू इन डायरेक्शन। ओके। माइंडसेट अगर आपका सही है तो आप कहीं पे भी स्टक हो जाओ। जैसे मैंने अपनी स्टोरी कही थी कि 4th स्टैंडर्ड के अंदर जब मैंने कार देखी, अनफॉर्चुनेटली मुझे उस टाइम पे ये दिमाग में आया था कि आई विल बिल्ड माई सेल्फ। मुझे ये रिग्रेट नहीं हुआ था कि काश ये मेरे पास होती, आज नहीं है, मेरी पोजीशन ये है। तो ये माइंडसेट जो है आपको एक डायरेक्शन देगा, एंड हैबिट विल हेल्प यू टू मेंटेन इस कंटिन्यूअसली। अगर मैं ऐसा कहूँगा, मैं एक छोटी सी एक स्टोरी बताना चाहूँगा कि मेरा एक खुद का पर्सनल बिलीव था कि आपकी जो सक्सेस है वो ये यहाँ पे मैटर नहीं करती कि आप अपने वर्किंग आवर्स में क्या करते हो। आपकी सक्सेस ये बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि आप अपने फ्री टाइम कहाँ पे स्पेयर करें और किसके साथ स्पेयर करें। इसका एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा। व्हेन आई डू माई इंटर्नशिप इन माई अर्ली कॉलेज, वहाँ पे 1 घंटे का ब्रेक था। मेरा खाना और वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती थी 15-20 मिनट के अंदर। मेरे पास ऑलमोस्ट 30-35 मिनट बचते थे। अगेन जैसे मैंने कहा कि खाली बैठना मैं पसंद नहीं था, तो फर्स्ट टाइम मैंने चेक किया कि चैट एप्लीकेशन कैसे बनती है। यूट्यूब के अंदर गया, मैंने देखा कि चैट कैसे बनती है। सेम चीज़ मैंने इम्प्लीमेंट की, एंड यू कैन नॉट बिलीव कि आफ्टर द 2 मंथ, मतलब सॉरी नॉट 2 मंथ, ऑलमोस्ट मोर देन 6 मंथ, जब हमने कंपनी फॉर्म कर दी थी, एंड उसके बाद एक प्रोजेक्ट आया था, एंड वहाँ पे वो सिमिलर रिक्वायरमेंट की नीड थी। एंड ड्यू टू, अगर मैंने उस दिन आधा घंटा निकाल के अगर वो चीज़ नहीं की होती तो ये प्रोजेक्ट हम लूज कर देते। एंड ये प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट 2.5 साल तक था, सॉरी 1.5 साल तक कंटिन्यूअसली चला था। एंड मोर देन 15 लाख ही इन्वेस्ट इन दिस प्रोजेक्ट। ओह माय गॉड, अमेजिंग। सो दिस इज अ रियल स्टोरी। तो ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि वेयर यू विल स्पेयर योर फ्री टाइम। सो माइंडसेट जो है वो आपको डायरेक्शन देगा, एंड हैबिट विल हेल्प यू टू कंटिन्यूस। लोगों इश्यू वहीं पे आता है, स्टार्ट तो मैंने कर दिया। आप खुद बैठ के एक डायरी लेके आप नोट पेन से आइडेंटिफाई करोगे, आपने बहुत सारी ऐसी चीज़ें होगी जो आपने स्टार्ट कर दी है,
बट ड्यू टू आप उसको कंटिन्यूस नहीं कर पाए क्योंकि आपके पास मोटिवेशन नहीं था. अगर मोटिवेशन पे फिर भी कंटिन्यूस नहीं कर पाए, बिकॉज यू आर नॉट एबल टू डेवलप द हैबिट्स. हैबिट्स. क्योंकि जब हैबिट से काम होता है तब ब्रेन आराम करता है, हम्म. ब्रेन के ऊपर लोड नहीं आता. लोड नहीं और आता. आप कंटिन्यूस इसीलिए काम कर पाते हो क्योंकि ब्रेन फ्री है. हम्म. राइट नाउ आई एम एबल टू डू कोड कंटिन्यूसली 36 आवर, और मैंने किया भी है. बहुत सारे टाइम ऐसा किया है कि पूरी नाइट तक कोडिंग चल रही है इनिशियल डेज के अंदर. राइट नाउ तो पूरा टीम है मैनेज कर रहा है. इनिशियली बहुत ऐसे दिन थे कि 18-18 घंटे तक कंटिन्यूस कोडिंग चलाओ. 36 आवर तक का भी हमने एक डिलीवरी कंप्लीट की थी हमारे यूएस क्लाइंट के लिए. कंटिन्यूस 1 डे 1 नाइट कंटिन्यूस अनदर डे. तो वो तभी पॉसिबल है जब हैबिट है. बिकॉज आई लव कोडिंग, एंड कोडिंग से मेरा ब्रेन थकता नहीं है क्योंकि वो मेरे हैबिट लेवल. हैबिट में है. यस, तो हैबिट विल हेल्प यू टू कंटिन्यूस, एंड विजन विल प्रोवाइड द डायरेक्शन. और इसी तरीके से किसी भी फेलियर में से आप उसको अपॉर्चुनिटी में भी कन्वर्ट Right. कर सकते हो. क्योंकि आप फेल कब होते हो? हम्म. ऐसा नहीं है कि आपको रिजल्ट नहीं मिला तो आप फेल हो. आप फेल तब होते हो जब आप फेलियर एक्सेप्ट करते हो, छोड़ देते हो. हम्म. दिस इज योर फेलियर पॉइंट इन माई विजन. ये आपका फेलियर पॉइंट होता है. आप फिर से प्रैक्टिस करो, मोर इम्प्रूवमेंट के साथ आओ, यू विल गेट बेटर रिजल्ट. आपको बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे कि जिन्होंने 20 बार अटेम्प्ट किया, 25 बार अटेम्प्ट किया, 99 बार अटेम्प्ट किया, फिर जाके सक्सेस हो, और वो भी बिलियनर्स हो. बहुत सारी मार्केट के अंदर स्टोरी आ जाएगी. फेलियर इज नॉट दैट कि वी आर नॉट गेटिंग गुड रिजल्ट्स. इट्स अबाउट वेयर वी क्वाइट. तो दैट्स अ फेलियर. अंडरस्टैंड. नाइस. नहीं, ये बहुत ही सही बताया आपने, एंड दिस इज़ रियली अमेजिंग. यस. आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स को बहुत ही अच्छी स्टोरीज एंड इंसाइट्स मिले होंगे. एंड अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू आवर शो बाउंस बैक कहानियाँ, मिस्टर दक्षेश. या, थैंक यू नील भाई.